नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से एग्जैक्टली 1.5 साल पहले मई 2023 में यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत की जो 6 फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स हैं इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उस समय यूरोपियन यूनियन ने ये कहा था कि अगर इंडिया की फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स को ऑडिट करने नहीं देगा तो हम लोग इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस समय जब ईयू ने इस तरीके से भारत को धमकी दी तो आरबीआई और सेबी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि देखिए, ये क्षेत्राधिकार भारत का है। भारत में फंक्शन करने वाली जो भी एंटिटीज़ हैं, फिर भले वो बाहर की एंटिटीज़ ही क्यों ना हो, उनके ऊपर जुरिस्डिक्शन केवल इंडियन रेगुलेटर्स का ही काम करेगा। आपका जुरिस्डिक्शन यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये सारी कहानी उस समय ख़त्म हो गई। लेकिन दोस्तों, ये जो कदम यूरोपियन यूनियन ने लिया था बैन लगाने वाला, इसका जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला वो यूरोपियन यूनियन के ही जो उनके बैंक्स इंडिया में काम करते हैं उनके ऊपर ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलना शुरू हुआ। इनमें हम कौन से बैंकों की बात कर रहे हैं? बैंक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, सोसाइटी जनरल, डॉयशे बैंक, बीएनपी पारिबास, क्रेडिट एग्रीकोल, ये सारे के सारे बैंक्स जो कि इंडिया में एक्टिव हैं और मोटे लेवल पे ट्रेडिंग भी किया करते थे, इनको इस चीज़ का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। और अब दोस्तों, क्या देखने को मिला है? आज से कुछ ही दिन पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में बातचीत चल रही है। बिकॉज जर्मनी और फ्रांस के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है और अपने बैंकों से भी कहा है कि जब तक कोई दूसरा अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं बन जाता तब तक आप लोग अपने इंडियन कस्टोडियंस के साथ जाकर के बातचीत कीजिए और इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान निकालिए। ये सेम प्रॉब्लम आज से 6 महीने पहले मई 2024 में भी देखने को मिली थी। उस समय भी ये 4 यूरोपियन यूनियन के बैंक्स थे जो कि आरबीआई के पास आए थे। उन्होंने आग्रह किया था कि प्लीज़ हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करने दीजिए, लेकिन आरबीआई ने कहा था कि जब तक ये वाला मसला हल नहीं हो जाता तब तक आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे और हम लोग किसी एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शनल रेगुलेटर को इंडिया में काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में, क्या है इसकी बैक स्टोरी, क्यों आखिरकार यूरोपियन यूनियन के द्वारा भारत की 6 फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स के ऊपर प्रतिबंध को लगाया गया था। ऑल्सो समझेंगे इंडिया का इस पूरी चीज़ को लेकर क्या स्टैंड है एंड यूरोपियन यूनियन के बैंक्स इस चीज़ को लेकर कैसे इफेक्ट हो रहे हैं उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन क्लासरूम सेंटर्स हैं वो बिहार की राजधानी पटना में, नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है, जिसके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, कहानी एग्जैक्टली शुरू होती है आज से 2 साल पहले नवंबर 2022 में। जिस तरीके से भारत में हमारे अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जैसे आरबीआई हुआ, सेबी हुआ, उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का एक मास्टर रेगुलेटर है जिसको यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी कहा जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एस्मा का नाम भी दिया जाता है। और इन्होंने उस टाइम पर इंडिया को चेतावनी दी थी, ये वार्निंग थी कि अगर आरबीआई ने हमारे साथ कोई कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन नहीं किया, अगर इंडिया ने इन 6 फाइनेंशियल सेटलमेंट फर्म्स को ऑडिट करने की इजाज़त एस्मा को नहीं दी, तो हम लोग इन 6 काउंटर पार्टीज़ को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने पूरा का पूरा रीजनिंग दिया था कि कोई कॉपरेशन अग्रीमेंट नहीं है और आरबीआई जो है वो अगर हमें इजाज़त नहीं देगी तो हम लोग इसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। इनकी डिमांड बड़ी सिंपल थी, हम इंडिया में आकर के इन फर्म्स की ऑडिट करेंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने
इमीडिएटली कुछ ही दिनों के बाद आप देखिए नवंबर 10 2022 साफ साफ बोल दिया था कि बात यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की है। हम लोग किसी भी हालत में एक फॉरेन रेगुलेटर को इंडिया में आकर के फर्म्स को इंस्पेक्ट करने की, जांच करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। एंड आरबीआई का स्टैंड बड़ा क्लियर था, तब भी कहा कि देखिए विद रेफरेंस टू देयर जुरिस्डिक्शन उनका जो मन चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी एंटिटी, फिर भले वो बाहर की एंटिटी ही क्यों ना हो, अगर वो इंडिया के क्षेत्राधिकार में फंक्शन करेगी तो उस केस में उसके ऊपर जो उसको ओवरसी करने की जुरिस्डिक्शन है, जो पावर है, वो केवल आरबीआई और सेबी को ही मिल सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी कहानी हुई, लेकिन यूरोपियन यूनियन अपनी बात से नहीं टला एंड मई 2023 में जाकर के यूरोपियन यूनियन ने ये वाली जो 6 इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशंस थी इनके ऊपर प्रतिबंध को लगा दिया। ये वाली जो 6 कॉरपोरेशंस थी उनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, CCIL, ICCL, NSCCL, उसके बाद ये वाली। अब ये सारी की सारी जो काउंटर पार्टीज़ हैं, ये बेसिकली हमारी जो शेयर मार्केट है वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। स्पेसिफिकली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा DIIs, FIIs, ये वाले जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनकी ट्रेडिंग में, इनकी इन्वेस्टमेंट में ये सारे के सारे जो ये काउंटर पार्टीज़ हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इनके बगैर आप लोग इंडियन शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जो यहाँ पे कदम लिया उसका सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ वो उन्हीं के बैंकों के ऊपर होने लगा। वो इसलिए बिकॉज ये जो बड़े बड़े बैंक्स EU के, फॉर एग्जांपल सोसाइटी जनरल, डॉयशे बैंक, BNP पारिबास, क्रेडिट एग्रीकोल, ये सारे के सारे जो बैंक्स थे ये इंडिया की शेयर मार्केट में मोटे लेवल पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग किया करते थे और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किया करते थे। लेकिन जब ये काउंटर पार्टीज को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया EU के द्वारा, तो EU के यही वाले बैंक्स इन्हीं काउंटर पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस करने में नाकामयाब हो रहे थे, जिसकी वजह से ये इंडिया में रहते हुए भी इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसमें किसी प्रकार की ट्रेडिंग को नहीं कर पा रहे थे, बल्कि इनके ऊपर जो बर्डन था वो काफ़ी बढ़ गया था। इंडिया ने कहा कि अगर आपको अब ट्रेडिंग करनी है तो आपको एडिशनल कैपिटल सेट असाइड करना पड़ेगा अगर आपको इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड करना है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन फिर से भारत की शरण में आया है। स्पेसिफिकली जो जर्मनी और फ्रांस के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उन्होंने सबसे पहले तो आरबीआई से आग्रह किया है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, एंड साथ में उन्होंने अपने ही जो EU के बैंक्स हैं उनसे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है कि जो इंडियन कस्टोडियंस हैं, यानी कि जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं, उनके साथ जाकर के कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट को तैयार किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि इंडिया एंड यूरोपियन रेगुलेटर्स एक इंटेंस डिस्कशन में लगे हुए हैं सो दैट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स बन सकें, सो दैट इनके जो बैंक्स हैं जैसे ये डॉयशे बैंक हुआ, BNP पारिबास हुआ, ये इंडिया की मार्केट में स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स में, करेंसी फॉरवर्ड्स वगैरह जैसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट वापस से शुरू कर सकें। फॉर नाउ जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि ये वाले जो बैंक्स हैं इनके लिए लोकल इंटरमीडियरीज की तरह काम कर सकता है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर हमारा ICICI बैंक। लेकिन आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर EU को ये लगता है कि केवल डिले करने से हम लोग आपको अपनी जुरिस्डिक्शन में आके उन फर्म्स को ऑडिट करने की अनुमति दे देंगे तो ये नहीं होने वाला है। और इसीलिए अब एज़मा जो है वो आरबीआई के साथ MOU एस्टैब्लिश करने के लिए लगा हुआ है सो दैट एक ऐसा कॉपरेशन अरेंजमेंट बन सके जिससे कि एज़मा को आरबीआई की जुरिस्डिक्शन के ऊपर भरोसा हो सके एंड आरबीआई जो भी रिपोर्ट उनको देगी वो एज़मा को माननी पड़ेगी। वैसे आपको बता दूं ऐसा सिमिलर केस बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी आरबीआई के साथ करने की कोशिश करी थी, लेकिन अल्टीमेटली बैंक ऑफ इंग्लैंड को झुकना पड़ा एंड आरबीआई को यहाँ पर ऐसा एक अग्रीमेंट करना पड़ा था विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड जिससे कि जो जुरिस्डिक्शन है वो आरबीआई की इंटैक्ट रही थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका के साथ भी ऐसा सिमिलर केस हुआ था। अमेरिका ने ये
कहा था कि जो ट्रांजैक्शंस का डेटा है वो बेसिकली आरबीआई को बाहर भी शेयर करना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई ने कहा इंडियन पेमेंट्स का डेटा इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। सिमिलरली जापान के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग इंडिया में आकर के जो आपकी इंडिया के क्लियरिंग हाउसेज हैं इनको ओवरसी करेंगे, लेकिन आरबीआई ने कहा देखिए आपको ट्रेड करना है तो करो, नहीं करना मत करो, लेकिन आपको इंडियन सिस्टम्स को, इंडियन रेगुलेटर्स को ही एक्सेप्ट करना होगा। एंड अब दोस्तों फाइनली ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन भी आरबीआई के साथ एक समझौता करेगा जिसमें कि उसको आरबीआई की ही जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड